गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राजेंद्र प्रसाद अपने यूट्यूब चैनल अर्थोग्राफी बाय राजेंद्र सर में स्वागत करता हूं। मैं लगातार एनसीईआरटी सीरीज लेकर के आ रहा हूं। आज मैं पुनः 11वीं कक्षा की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय 6 में भू आकृतिक प्रक्रियाएं पर आज चर्चा करने का प्रयास करूंगा और लघु प्रश्न उत्तर को भी देखने का प्रयास करूंगा, जो आप लोग को जैक बोर्ड के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो मैं सबसे पहले पाठ को एक नज़र में देखता हूं। पुस्तक में दिया गया है एक प्रश्न, धरातल असमतल क्यों है। अर्थात धरातल जो है असमतल, कहीं ऊंची पहाड़ी, कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं गर्त क्यों है। यहाँ से पाठ में शुरू किया गया है। तो सबसे पहले कि भूपर्पटी जो है गत्यात्मक है, परिवर्तनशील है। भूपर्पटी पर जो भी आकृतियाँ हैं वो परिवर्तनशील है। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि आज जहाँ मैदान है वहाँ पठार भी हो सकता है, आज जहाँ पठार है वहाँ मैदान भी हो सकता है। और इसी प्रक्रिया को गत्यात्मक प्रक्रिया या परिवर्तनशील कहते हैं। भूपर्पटी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर संकीर्ण आंतरिक बलों में पाए जाने वाले अंतर ही पृथ्वी के बाहरी सतह में अंतर लाने के लिए उत्तरदायी है। इसमें बताया जा रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में जो आंतरिक बल है उसका परिवर्तन होते रहने के कारण धरातल के स्वरूप में परिवर्तन आते रहता है। पृथ्वी पर दो प्रकार की शक्तियां काम कर रही है, एक है आंतरिक शक्ति और दूसरा है बाह्य शक्ति। चौथा पॉइंट में देखेंगे, धरातल के पदार्थों पर आंतरिक एवं बाह्य बलों के द्वारा भौतिक दबाव एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। इसे थोड़ा और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। मान लिया जाए इस प्रकार का आकृति है, तो पृथ्वी का जो आंतरिक शक्ति है इसको उठाने का काम करता है धरातल को, और बाह्य शक्ति जो है ये इसको इरोजन करके इसको लेबल करने का काम करता है, समतल करने का काम करता है। और यहाँ पे मान लिया जाए कि इरोजन करने के बाद जो डिपॉजिट होता है उससे यहाँ का घनत्व में वृद्धि होता है, जिससे क्या होता है कि वो जहाँ हल्का भूमि मिलता है वहाँ पुनः उठाने का काम करता है। तो ये प्रक्रिया लगातार चलते रहती है। तो इस प्रक्रिया को भू आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। पटल विरूपण एक ज्वालामुखी आंतरिक भू आकृतिक प्रक्रिया है, जबकि अपक्षय, बृहत क्षरण, अपर्दन एवं निक्षेपण बाहरी भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं, जिसको मैं चित्र के माध्यम से समझा। आंतरिक प्रक्रियाएं पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख स्रोत है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। आंतरिक प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। पटल विरूपण वे सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पटी को संचालित, स्थापित और निर्मित करती रहती है, जिसे पटल विरूपण के अंतर्गत आती है। बाह्य प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य के द्वारा प्राप्त करती है और वायुमंडलीय ऊर्जा आंतरिक शक्ति से नियंत्रित विवर्तनिकी कारकों से प्राप्त होती है। अब देखेंगे अपक्षय किसे कहेंगे, जिसे इंग्लिश में वेदरिंग कहा जाता है। अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से शैलों, यहाँ थोड़ा सुधार लीजिएगा,
शैलों के आंतरिक विखंडन एवं रासायनिक अपघटन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात ये पुस्तक में जो परिभाषा दिया गया है उसको हम लिए हैं, लेकिन अपक्षय को सरल शब्दों में देखा जाए तो किसी भी चट्टान का किसी भी कारण से अपने स्थान पर टूटना ही अपक्षय कहलाता है। अपक्षय मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे, पहला है रासायनिक अपक्षय। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि रासायनिक अपक्षय किस प्रकार होता है। जैसे लोहा में जंग लगना एक रासायनिक अपक्षय है। रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह है, जैसे कि विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण शैलों के अपघटन, विलयन तथा न्यूनीकरण का कार्य करते हैं। न्यूनीकरण अर्थात कमज़ोर करने का कार्य करते हैं, जो रासायनिक क्रिया के द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ऑक्सीजन, धरातलीय जल, मृदा जल एवं अन्य अम्लीय अम्लों की प्रक्रिया से चट्टानों का न्यूनीकरण होता है और वो क्या होता है, टूट जाता है। ये अम्ल जो है बच्चों चट्टानों को तोड़ने का काम करता है, जिसके कारण आज ताजमहल एवं बड़े बड़े इमारतें अम्लीय वर्षा से रासायनिक अभिक्रिया करके उसमें दरारें पड़ रही है, जिसका उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं। अब है भौतिक अपक्षय। आप ये जो पत्थरों का विखंडन देख रहे हैं, ये रांची जाने के क्रम में आप लोग ये पिठोरिया घाटी के आसपास में इस प्रकार का विखंडन देखे होंगे। तो उसी का मैंने चित्र लिया था जब मैं रांची गया था। तो ये भौतिक अपक्षय के कारण होता है। तो इसमें बतलाया गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल, तापक्रम में परिवर्तन, शुष्क एवं आर्द्रता के कारण चट्टानों का विखंडन होना भौतिक अपक्षय कहलाता है। इसमें होता है क्या बच्चों कि जब सूर्य के द्वारा ऊष्मा किसी चट्टान पर पड़ती है तो वो गर्म होकर फैल जाती है। उसके बाद जब रात होता है तो यही चट्टानें सिकुड़ कर छोटा हो जाता है। तो यही प्रक्रिया लगातार चलते रहता है, फैलना और सिकुड़ना। तो यही प्रक्रिया लगातार चलने के कारण चट्टानों में दरार आ जाता है और ये टूटकर अपने स्थान पर अपक्षय क्रिया को संपन्न करती है। उसके बाद आता है जैविक अपक्षय। तो जैविक अपक्षय उसे कहेंगे जब चट्टानों को जीवों के माध्यम से, आप देखे होंगे खेतों में चूहा के माध्यम से मेड़ में बिल बना देते हैं और वो मेड़ का जो है निम्नीकरण होना शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इस वृक्ष से देख सकते हैं कि किस प्रकार एक विशाल चट्टान को तोड़ने का काम किया। इस वृक्ष से हम लोग को सीख लेना चाहिए, जब जज्बा आसमान छूने का हो तो पत्थर को भी चीरकर रास्ते बनाए जा सकते हैं। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये इस वृक्ष से हमें प्रेरणा मिलता है। अपक्षय के महत्व। अपक्षय का महत्व जो है मृदा निर्माण के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब तक अपक्षय नहीं होगा तब तक मृदा का निर्माण नहीं होगा, और मृदा का जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक मनुष्य के लिए कृषि कार्य संभव हो पाना मुश्किल है। तो
कहीं न कहीं मनुष्य के साथ साथ संपूर्ण जैविक जगत को संचालित करने का काम अक्षय के द्वारा ही हो रहा है। उसके बाद देखेंगे बृहद संचलन। इसके अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिसमें शैलों की बहुत बड़ा भाग गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित हो जाता है। उसके बाद देखेंगे भूस्खलन। भूस्खलन भूमि का एक बड़ा भाग नीचे की ओर सरक जाना भूस्खलन कहलाता है। हमारे देश में भूस्खलन हिमालय में प्रायः घटित होती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के सीमा, नीलगिरी, पश्चिम घाट के किनारे भी होता है। अपर्दन एवं निक्षेपण। जब भूपर्पटी का ऊपरी भाग कटकर किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है तो उसे हम अपर्दन या इरोजन कहते हैं। जब भूपर्पटी का ऊपरी भाग कटकर दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो जाता है तो उसे निक्षेप या निक्षेपण क्रिया कहलाती है। अपर्दन मुख्य रूप से वायु के द्वारा, किसके द्वारा? वायु के द्वारा, जल के द्वारा, हिमानी के द्वारा, लहरों के द्वारा एवं धाराओं तथा भूमिगत जल के द्वारा होता है। मृदा निर्माण प्रक्रियाएं। मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम अक्षय पर निर्भर करता है। तो इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। यदि अक्षय नहीं होगा तो मृदा का निर्माण प्रक्रिया नहीं हो पाएगा। मृदा निर्माण के प्रमुख कारक। मुख्य पदार्थ शैल। इसीलिए जिस प्रदेश में जिस प्रकार के शैले होते हैं ठीक उसी के विपरीत उस प्रदेश में मृदा का निर्माण होता है। जैसे काली मृदा के निर्माण के पीछे लावा के द्वारा निर्मित चट्टानों का योगदान है। स्थलाकृति। जिस प्रकार का स्थलाकृति होगा ठीक उसी के विपरीत मृदा का निर्माण होगा। जलवायु भी मृदा निर्माण के बहुत बड़े कारक है। जैविक और समय। मृदा जो है बच्चों कोई एक दिन में या एक मिनट में बनने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये लंबे समय में घटित होने वाले क्रियाओं के द्वारा मृदा का निर्माण होता है। अब मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर आता हूँ। भू आकृतिक प्रक्रियाओं का अर्थ स्पष्ट करें। धरातल के पदार्थ पर आंतरिक एवं बाह्य बलों के द्वारा भौतिक दबाव व रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल में परिवर्तन करने वाली क्रियाओं को ही भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं, जिसको हम चर्चा कर चुके हैं। मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया बताओ। तो अक्षय है। अक्षय के द्वारा ही मृदा का निर्माण होता है। तीसरा में है विभिन्न भू आकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले दो मुख्य कारक कौन कौन हैं? तो वो है आंतरिक प्रक्रियाएं और बाह्य प्रक्रियाएं। इसके अंतर्गत तापमान, वर्षण दोनों ही भूमि आकृति को नियंत्रित करते हैं। बृहद संचलन के लिए कौन सी शक्ति सहायक है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति संचलन में सहायक है। गुरुत्वाकर्षण। निक्षेपण क्या है? निक्षेपण अपर्दन का परिणाम होता है। जब ढाल की कमी आ जाती है तो अपर्दित पदार्थ का निक्षेपण होना शुरू हो जाता है। अर्थात आप देखे होंगे बाढ़ के मैदान, गंगा डेल्टा के मैदान, डेल्टा का निर्माण होता है। जब ढाल पहाड़ी प्रदेश से नदियाँ तीव्र गति से प्रवाहित होती है और जहाँ ढाल कम होता है वहाँ पर अपर्दित पदार्थ जो है निक्षेप होने लगता है। उसी को निक्षेपण कहते हैं। मृदा क्या है? मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समूह है जिससे जीव जंतु पौधे को पोषित करने की क्षमता होती है। भू आकृतिक कारक कौन कौन से हैं? तो प्राकृतिक के तत्व जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है, जैसे हिम, जल, वायु भू आकृति का कारक है।
पेडालॉजी विज्ञान किससे संबंधित है? तो बच्चों ये मृदा विज्ञान से संबंधित है। बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा धरातल के ढाल प्रवणता से प्राप्त करती है। अनाच्छादन क्या होता है बच्चों? विभिन्न बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, बृहत्क्षरण, संचलन, अपरदन, परिवहन आदि के कारण धरातल की चट्टानों का ऊपरी आवरण हट जाता है, इसे ही अनाच्छादन कहते हैं। अपक्षय किसे कहते हैं? तो अपक्षय उस आंतरिक रासायनिक तथा जैविक प्रक्रियाओं को कहते हैं जिसके कारण सेल एक ही स्थान पर टूट फूट करके अपघटित होते रहती है। रासायनिक अपक्षय को निम्न उदाहरणों के द्वारा समझाया जा सकता है। नमक की एक डाली को आर्द्र स्थान पर रखने से वह गल कर खत्म हो जाती है। लोहे को खुले में आर्द्र स्थान पर रखने से उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाता है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अपक्षय प्रक्रियाओं का महत्व बताएं। चट्टानें छोटे टुकड़ों में बंटकर मृदा का निर्माण में सहायक होती है। अपक्षय चट्टानों में मूल्यवान खनिजों जैसे लोहा, मैग्नीशियम, तांबा आदि के संकेंद्रण में सहायक है, क्योंकि अपक्षय के कारण अन्य पदार्थों का निक्षालन होता है और स्थानांतरित हो जाते हैं एवं खनिज का एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। बृहद संचलन सेलों का मलबा छोटे या बड़े रूप में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढाल के सहारे मंद या तीव्र गति से स्थानांतरित होता है, उसे बृहद संचलन कहते हैं। अपरदन की प्रक्रियाओं से क्या तात्पर्य है? बच्चों, अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण को समझने के लिए हम लोग बिल्कुल स्थानीय स्तर पर एक घर में जो रेगुलर काम करते हैं उससे समझा जा सकता है। आप लोग देखे होंगे घर में माताएं, बहनें जो हल्दी मसाला पीसने का काम करते हैं सिलौट पर, उसमें देखे होंगे एक गोल सा लोढ़ा होता है। क्या होता है? लोढ़ा होता है, जिससे मान लिया जाए कि एक लोढ़ा है। यदि किसी गोलकी या हल्दी को यहाँ पर रख के उसको कूट देते हैं, ऊपर से कूट देते हैं और ये अपने स्थान पे टूट जाता है, तो ये क्या हो गया? अपक्षय। अब इसी लोढ़ा के माध्यम से आगे की ओर रगड़ते हैं तो ये यहाँ से इस दिशा में आगे की ओर बढ़ गया मसाला, तो वो अपरदन हो गया। और जहाँ आप कुचे उसको वो अपक्षय हो गया और जहाँ पे मसाला जमा हो गया वो निक्षेपण हो गया। आप इस माध्यम से भी इसको याद रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो थोड़ा जल्दी में बनाया गया है, इस बात को ध्यान रखते हुए कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। तो धन्यवाद बच्चों।